चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स, कल इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स हमने देख लिए थे, उनमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी है तो बता दो। वो तो कल वाले टॉपिक्स, कल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था पूरा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस रूल्स, फाइनेंस एक्ट की बात हुई थी, कौन सा बजट आप पे एप्लीकेबल है वो सब हमने देखा था। तो इन्हीं के बेसिस पे अब आगे जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो आज देख लेते हैं। इनकम टैक्स किस रेट पे लगता है, कौन से टाइप के असेसी को कितना टैक्स पे करना होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर 9 से आपको कंटेंट दे रखा है। अलग अलग असेसीज के लिए टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो असेसीज का ग्रुप है दैट इज इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये 5 नाम है। अब इनके लिए ना स्लैब रेट्स बोला जाता है, शॉर्ट में आपको वैसे ध्यान रखना है। स्लैब रेट का मतलब ये है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो टैक्स का रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो कल जैसे अपन बात कर रहे थे कि जो जितना ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, जो कम अर्न कर रहा है उससे कम टैक्स लेना चाहिए। तो उस इंटेंशन से यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन बताया। अब सबसे पहला जो ब्लॉक है, जो कैटेगरी है, वो समझ लो कि स्लैब रेट कैसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं। मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसमें बाकी HUF और AOP BOI आ जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड है। इंडिविजुअल को इन्होंने एज ग्रुप के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा है। एक बिलो 60 है, एक 60 to 80 है और एक 80 प्लस है। 3 कैटेगरी, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, टर्म्स यूज होते हैं। इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर यहाँ पे आएगा। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो असेसी है 60 ईयर्स से कम एज है, साथ साथ में वो रेसिडेंट भी है। बोले सर ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने साल रहे, मतलब कितने दिन रहे। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा अगर आपने इंडिया में स्पेंड किया है उस साल, तो आप रेसिडेंट माने जाओगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो ये एवरी ईयर चेंज भी हो सकता है। सिटीजनशिप जो होती है ना वो परमानेंट होती है कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो एनुअल बेसिस पे चेंज हो सकता है। तो अपने नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन की बात कर रहे हैं जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है, अपनी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब इनके लिए ऐसा बोला हुआ है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका पहला 0 to 2.5 लाख का जो ब्लॉक है, मतलब आपकी अगर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है पूरे साल की, तो इसमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जीरो टैक्स। इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसको बोलेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्लियर? तो अगर 2.5 लाख रुपए तक कोई कमा रहा है टोटल इनकम इंडिया में, तो उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। अब 2.5 लाख रुपए इनकम बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, देखा जाए तो एवरेज मंथली आप गिनो तो 20,000 रुपए हो गया महीने का अप्रोक्स। तो 20,000 रुपए कोई महीने का कमा रहा है तो उसमें से टैक्स भरेगा तो उसको बचेगा क्या? तो बोला इतनी लो इनकम के ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो 2.5 लाख टू 5 लाख। अब बोला अगर इतनी इनकम अर्न कर रहे हो तो थोड़ा बहुत टैक्स तो पे कर ही सकते हो। नॉमिनल रेट रख दिया 5%, समझ आए? 5%, तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 5 से 10 लाख के बीच में 20%। अब ये बहुत बड़ा जंप है, 5 से सीधा 20%। ये थोड़ा चुभने लगता है कि ये कुछ महंगा पड़ रहा है। 5% तक ठीक था, सीधा 20%। और 10 लाख से अगर ऊपर जा रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा चुभेगा, 30%। समझ आए? तो ये स्लैब रेट्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज कोई 8 लाख रुपए कमा रहा है तो आपने देखा कि अच्छा 8 लाख कमा रहा है, 5 to 10 के ब्लॉक में आ गया, 8 लाख पे सीधा 20% फ्लैट, ऐसा नहीं है। पार्ट्स में गिनना पड़ेगा। अगर आप 8 लाख रुपीज कमा रहे हो तो उस 8 लाख में से पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर का 2.5 लाख उस पर 5%, उसके ऊपर का 3 लाख जो इस ब्लॉक में आ रहा है उस पर 20%। ऐसे स्टेप वाइज कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको स्लैब रेट बोला जाता है। समझ आ रहा है? स्लैब समझ आया पहले तो क्या है? अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला टोटल इनकम अज्यूम कर लेते हैं 8 लाख रुपए। अब कैलकुलेशन करना है तो कैसे करें? तो ये 8 लाख को अपन ऐसे पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8 लाख में से पहला 0 to 2.5 लाख जीरो टैक्स, 2 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी उसने कमाया उसमें 5%, तो वो कितना आएगा? 12,500। कैसे गिना समझ आया? ये कितना हो रहा है? 2.5 लाख रुपए हो रहे हैं, 2.5 से 5 के बीच में। तो 2.5 लाख पे 5% गिनोगे कितना आ जाएगा? 12,500। क्लियर? इस ब्लॉक में कितनी कमाई है आपकी? 5 लाख से लेके 8 लाख तक, मतलब 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख पे 20% कितना होगा? 60,000। समझ आया? इसको टोटल कर दो,
72,500। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज आपको कैलकुलेशन करना है कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। आपकी टोटल इनकम को आप इन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये स्टैंडर्ड पार्ट्स है, इसी में डिवाइड करना है। 0 to 2.5, 2.5 to 5, इसमें जितनी कमाई हो रही है उस पर 5%, 12,500। इस ब्लॉक में आपकी जितनी कमाई हो रही है 3 लाख रुपए, उस 3 लाख पे ये वाला रेट 20%, तो कितना हो गया 60,000। टोटल किया 72,500। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी एज पर इंडिविजुअल्स स्लैब रेट। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें होती है जो हमें कंसिडर करनी होती है। एक सरचार्ज वाला कंसेप्ट आता है, एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आता है, और कुछ नहीं आया तो एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आ ही जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फ्लैट 4%, इसके ऊपर डायरेक्टली आप अभी 4% ऐड कर दो, कितना अमाउंट आ रहा है देख लो विद सेस, कितना 75,400 आ गया ये 75,400। So this is with health and education cess. This is to be rounded off in multiples of ₹10। अगर ऑलरेडी राउंड ऑफ किया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने केस में 75,400 फाइनल हो चुका है। आया समझ में? यहाँ पे सरचार्ज और रिलीफ वाला कोई पॉइंट नहीं है, वो मैं आपको सामने से बता रहा हूँ क्योंकि वो सिखाना बाकी है। जब वो आएगा तो उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो ये फाइनल कैलकुलेशन हुआ कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे टैक्स रेट कैसे गिनते हैं। समझ आया? अच्छा, अब इसी में से आपको एक और टर्म समझा देता हूँ जो कल आया था, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एक छोटी डेफिनेशन थी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स, पर मैंने डिस्कस नहीं कराया था, यहाँ से आपको रिलेट हो जाएगा। आपकी इनकम कितनी, 8 लाख रुपए, उस पर टैक्स कितना बना 75,400। तो एवरेज कर सकते हैं कितना परसेंट टैक्स बना, आपकी इनकम में से कितना हिस्सा टैक्स के फॉर्म में चला गया। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं है। 75,400 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये कितना हो रहेगी बात, या 4-3 राउंड ऑफ कर दो तो भी ठीक है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया, क्योंकि देखो आपने ना कोई फ्लैट रेट पे टैक्स पे नहीं किया। कुछ इनकम पे 0 टैक्स लगा, कुछ इनकम पे 5% टैक्स लगा, कुछ इनकम पे 20% टैक्स लगा। तो ऑन एन एवरेज आपकी कमाई का कितना हिस्सा टैक्स में चला गया, 9.43%। तो 8 लाख रुपए में से 75,000 आपने टैक्स पे किया है, नियर अबाउट इतना परसेंट आपका टैक्स पे है। दिस इज एवरेज रेट, और ये तो स्पेसिफिक स्लैब रेट। आया समझ में? अब इंडिविजुअल्स के ऊपर ऐसा स्लैब रेट लगता है, HUF, AOP, BOI सब पे यही लगता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, इन सब पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है 30%, जो कल अपन बात कर रहे थे। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होगा, उस पर आगे बात करेंगे। एक एक असेसी को एट ए टाइम समझ लेते हैं, फिर स्टेप वाइज बाकी कैलकुलेशन देखते रहेंगे। इसमें कुछ नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। क्लियर ये चीज? तो मैंने अभी एक नॉर्मल असेसी बताया आपको जो इंडिया में रेसिडेंट है और उसकी टोटल इनकम इस रेंज में है। अब यही असेसी अगर सीनियर सिटीजन होता, इंडिया में रेसिडेंट बट सीनियर सिटीजन, तो एज ग्रुप हो गई 60+ और साथ में रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो उस पर आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा वो देखना है आपको। बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ जाएगा, जिसकी एज ज्यादा है उसको टैक्स एग्जेम्पशन भी ज्यादा दे रहे हैं एज अ प्रिविलेज। तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख से बढ़ के हो जाएगा 3 लाख। तो फिर ये ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम, छोटा सा चेंज है, माइनर सा। आइए बात समझ में। तो दिस इज फॉर 60+। अब अगर यही सेम डेटा होता, टोटल इनकम 8 लाख रुपए और असेसी 60+ होता, तो आपका कुछ कैलकुलेशन बदलता है यहाँ पे या नहीं बदलता? इसमें चेंज आएगा डेफिनेटली। ये तो 0 रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 लाख टू 5 लाख, गैप कितना हुआ 2 लाख का। 2 लाख पे 5%, 10,000। बाकी सेम, ठीक है, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये टोटल चेंज हो जाएगा, जैसे 70,000 इस पे 4%, 72,800, माइनर डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिक एग्जेम्पशन आपका बढ़ गया, 2.5 लाख के बदले कितना हो गया 3 लाख हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? अच्छा, यही असेसी 80+, ये वो टीवी सीरियल की तरह लीप ले रहा है। अभी 60 साल का था, अब सीधा 80 का हो जाएगा। ठीक है, तो असेसी को अपने कर देते हैं 80+ रेसिडेंट। अब इसमें ना बेसिक एग्जेम्पशन बढ़ जाएगा 5 लाख, और साथ में ये वाला स्लैब गायब। ऐसा नहीं, अपना मैथ्स बोलता है 0 के बाद 5%, 5 के बाद 20, 20 के बाद 30। तो आइडियली अगर 0 to 5 लाख पे नील है तो ये वाला 5% होना चाहिए था, फिर 20 होना चाहिए था, फिर 30 होना चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया, ये वाला ब्लॉक हटा दिया। इन्होंने 5% वाले स्लैब को 0 में कन्वर्ट कर दिया, बट ये दोनों इंटैक्ट रखे हैं एज इट इज। तो 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन, उसके बाद सीधा 20% और उसके बाद 30%।
ये फर्क हो गया अगर एसएससी 80 एंड अबव वाली कैटेगरी में, विच इज वेरी सीनियर सिटीजन। आया समझ में? अब अगर 8 लाख रुपए टोटल इनकम हो, सेम क्या चेंज आएगा? पहले 5 लाख पे तो टैक्स जीरो, ये ब्लॉक गया, बाकी ये तो रहेगा ही सेम 60,000, ये चेंज हो गया। 60,000 पे 4% गिनोगे कितना होगा? 2400, तो 62,400। दिस इज अ मोर रिलीफ देन कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोविजन। तो ऐसे जैसे जैसे आपका वो एज क्राइटेरिया बढ़ेगा वैसे स्लैब रेट्स में माइनर चेंज आता रहेगा। बेसिक कैलकुलेशन समझे कैसे गिनना है। अब अपने बहुत सारे सम्स इसमें कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे गिनना है। तो सारे कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल है मैं सारे इसमें कवर करा दूंगा, एक एक करके देख लेते हैं। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये समझ आया है तो नेक्स्ट वाला आप गिन सकते हैं। कैंसी पे रफ में ही गिन लेना, ज़्यादा ऐसे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अज्यूम कर लेते हैं एज असेसी की 35 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल, और जो टोटल इनकम है इट इज 15,60,000। ये टोटल इनकम, और टोटल इनकम जो कल डेफिनेशन बताई थी उस हिसाब से 5 हेड्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन सब कुछ करने के बाद अब इसका अगर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी आएगी? आप ट्राई करो, वही कैलकुलेशन रहेगा। हाँ 4% ऐड कर, या उससे पहले का बता दो एक बार, तो 4% वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे चेंज होता है। आप सेस के पहले जो टैक्स बन रहा है ना वो मुझे बताना, गिन लो और आप खुद से सॉल्व करो, बातें मत करो एक दूसरों के साथ। आप समझाते रहोगे खुद पे मतलब नहीं है, खुद ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। बोलो, ट्राई कर लिया? देख लेते हैं स्टेप वाइज ही बता दो। 0 to 2.5 तो नील हो गया, ये वाला तो 12,500 फिक्स है, 1 लाख इतना सारा। अब ये वाले में 1,68,000 टोटल कर लो, ये आ रहा है। अब सेंस तो 4% स्टैंडर्ड है इसलिए वो इतना यहाँ पे भी रेलिवेंट नहीं है, वो लास्ट में भी अपने बात कर लेंगे तो चलेगा। मेन स्लैब रेट कैसे लगाना है वो आपको समझना है। अब देख लो 15 लाख की इनकम में से ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए तो सरकार ले जाती है, ये तो फिर डिमोटिवेटिंग है ना, इतना पैसा भरना पड़े। ये तो भी चलो अपन एज ए स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको सच में इतना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना पड़े तो सोचना पड़ेगा, बोले 3 लाख रुपए टैक्स भरूंगा मैं, कमाने में इतनी मेहनत लगती है, इतना सारा ले जा रहे हैं, फिर अपने कॉस्ट बेनिफिट गिन रहे होते हैं, सरकार देती क्या 3 लाख रुपए के सामने, इतना पैसा क्यों भरूंगा, फिर गुस्से में आ जाते हैं अपने। वैसा है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पैसा आपको बेनिफिट के फॉर्म में मिल ही रहा है। तो ये टैक्स लायबिलिटी आपकी फाइनली यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपको समझ आ रहा होगा, ये नंबर बड़ा होता जाएगा। अब ये 15 लाख के बदले आपने 25 लाख कमाए हो तो टैक्स लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, ये लास्ट वाला स्लैब चेंज हो जाएगा। 35 लाख कमा लिया और बढ़ जाएगा, 50 लाख कमा लिए तो और बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जाता है। तो ये जो है आपका टैक्स का जो रेट है उस हिसाब से इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चलता रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, दैट इज रिलेटेड टू सरचार्ज। अब सरचार्ज में ऐसा है कि इतना टैक्स लगाने के बाद भी सरकार का मन नहीं भर रहा है, बोले यार देश नहीं चलेगा, और पैसों की जरूरत है, और थोड़ा योगदान कीजिए। अब वो योगदान कैसे करवाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या रखी वो समझो। इंडिविजुअल्स के केस में ऐसा बोला
अगर आपकी टोटल इनकम 0 to 50 लाख के बीच में है, जैसे ये 15 लाख थी, अप टू 50 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, लेकिन 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो 1 करोड़ तक, तो आप सरकार की नज़र में आ चुके हो। बोला अब इतनी कमाई जो कर रहा है इंडिविजुअल, 1 साल के 50 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, तो उसको स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स भरना ही है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल चार्ज या एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसको परसेंटेज में इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, वो परसेंटेज है 10%। अब ये 10% किस चीज का? टैक्स लायबिलिटी का 10%, इनकम का 10% नहीं, जो आपकी टोटल इनकम है उसका 10% नहीं, इस पे जो टैक्स गिना ना, जैसे ये गिना था, इसका 10%, उस टाइप का कैलकुलेशन होगा। अब आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमा रहे हो इंडिविजुअल 1 साल का, तो और सरचार्ज भरो 15%। 2 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो 25%। 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो, यहाँ तक आते आते आपका कमाई करने का मन ही खत्म हो जाएगा, बोले वापस चलते, इतना नहीं कमाना है, ये ठीक था, सब इनको ही दे देना है, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ। 37% एक्चुअल में सरचार्ज लग जाता है, गिनते गिनते आपको रोना आ जाएगा। कमाई तो अभी आपने की नहीं इतनी, लेकिन ऐसे लगेगा कि यार कभी गलती से इतने पैसे कमा लिए तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। 37% सरचार्ज। अब अगर ऐसी किसी की इनकम हो तो एक बार गिन के देखते हैं कि कितना पैसा टैक्स में चला जाएगा और कितना उसकी जेब में बचेगा। अज्यूम कर लेते हैं ना, इनकम कंसिडर कर लेते हैं 6 करोड़ रुपीज, चलो 1 साल की इनकम 6 करोड़ रुपए। जीरो कितने आते हैं पहले वो बताओ। हाँ, 6 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? पक्का है ना? ठीक, 6 करोड़ रुपए टोटल इनकम। ये वाला कैलकुलेशन तो सेम है ना, 10 लाख तक तो कोई चेंज है नहीं। ये पोर्शन पे कितना आएगा? दिस इज 5 करोड़ 90 लैक्स, 590 लैक्स, 5 करोड़ 90 लैक्स, उसका 30%, 5 करोड़ 90 लैक्स का 30% कितना होगा? 1 करोड़ 77 लाख, राउंड फिगर है। ओह, ये टैक्स है, इसका टोटल करो, 1 करोड़ 78 लाख 12,500, ये आ रहा है। हाँ, ऐसे ही बोलना तो थोड़ा समझ में आता है, 17812 बोलोगे ना वो रिलेट नहीं होता है, हाँ, वो थोड़ा नंबर्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। 1 करोड़ 78 लाख 12,500, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। सरचार्ज इस पे लगेगा, कितना लगेगा? इसका 37%। इसका 37% कितना हो रहा है सरचार्ज का अमाउंट? प्लस कर दो, अभी सेस बाकी है 4%, इसका 4%। सेस ऐड करके टोटल कितना बन रहा है बता दो, यहाँ लिख देता हूँ, 2 करोड़ 53 लाख 79,000, 250। चले अब दुबई, ठीक है, 6 करोड़ रुपए आपने कमाए, सोचो कितनी मेहनत की होगी पूरा साल, है ना, महीने का 50 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए सरकार लेगी। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो ना एक बार, 42% टैक्स। अभी वो अश्नीर ग्रोवर का स्टेटमेंट सुना, गुस्सा हो रहा था, सरकार बोले 12 महीने से 4 महीने तो सरकार के लिए काम करते हो, बेचारा गलत नहीं बोल रहा था, 40% कमाई सरकार ले जाती है, तो आपने 4 महीने सरकार के लिए काम किया, 50 लाख रुपए की एवरेज से तो 5 महीने काम किया था, उसके ऊपर भी 3 लाख रुपए ले गए, तो बहुत ज्यादा टैक्स का अमाउंट हो गया एक इंडिविजुअल पे जो इतनी इनकम दिखा रहा है। अब फिर ऐसे अमाउंट में अगर कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कोशिश करना तो बनता है ना, ये तो बात है, कोशिश तो करेगा अगला, आप पकड़ लो वो अलग बात है, लेकिन वो बेचारा कोशिश पूरी करेगा, इतने पैसे देने पड़ जाए तो कोई भी कोशिश करेगा। 2.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट तो सरकार उसको नहीं दे पाएगी। अगर सच में उसको ऐसा होता ना, कॉस्ट बेनिफिट मैच करना होता, तो गवर्नमेंट को उसको डेली चार्टर प्लेन भेजना पड़ता पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, कि सरकार आपके लिए कैब और रेलवे की सुविधा नहीं, सीधा प्राइवेट जेट भेजेगी, जितना आप पे कर रहे हो उतने में इतना तो मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं और कितनी पॉपुलेशन है, तो वो 1 to 1 बेनिफिट तो पॉसिबल नहीं है, बट ये रियल सिचुएशन है, अगर ऐसा होगा इतना टैक्स आपका आ जाएगा। अच्छा, इसको बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा,
अरे सर ये तो नहीं भरेंगे, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो देखो टैक्स बचाना, टैक्स की चोरी करना जो आपको करना है वो सब तब हो सकता है जब पहले पता हो कि कानून है क्या। तो अभी हम यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्टिव हो क्या है, अपने साफ और शुद्ध मन से कानून सीख रहे हैं। अभी से वो चोरी चकारी वाला दिमाग नहीं लगाना। जब पूरा सीख जाओगे ना तब अपने आप जो करना है करना है। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे चोरी कर लेना वैसे चोरी कर लेना, वो ऐसा मेरा बोलना बनता नहीं। तो मैं आपको कानून सिखा रहा हूँ, उसको तोड़ना कैसे वो आपका काम है। वो सिखाने की जरूरत होती भी नहीं है, वो अपने दिमाग में अपने आप आ जाता है। व्हेन यू नो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम देन आपको पता है कि लूप होल कहाँ पे। वो लूप होल आप अपने आप ढूंढ लेना, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आके बता देना क्या आपने नया इन्वेंट किया। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीजें जो है वो मैं आपको एकदम आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूँ कि ईमानदारी से चलोगे तो ये होगा, बाकी आप देख लेना आपको क्या करना है। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का बेसिक समझ आया, स्लैब रेट कैसे गिनना है, सरचार्ज क्या होता है, अब तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इतना होता है। 65 लाख रुपीज सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 8-9 लाख रुपए तो उसी में ले लिए सेस के नाम पे, समझ आ रहा है। अब इसमें किसकी हेल्थ और किसकी एजुकेशन पे काम हो रहा है पता नहीं, 9 लाख रुपए आपसे चार्ज कर लिए एक्स्ट्रा। ये सब कैलकुलेशन हमने देखा। अब बाकी चीजें भी देख लेते हैं। इसमें काफी कुछ कवर हो गया, स्लैब रेट्स कवर हो गए, सरचार्ज, सेस, सीनियर सिटीजन एंड एवरीथिंग, ये पॉइंट्स आ गए। सरचार्ज के रेट्स आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो उसमें से। पहले सरचार्ज के रेट्स पे इतनी वैरायटी नहीं थी, पहले एक ही रेट होता था, 1 करोड़ के ऊपर जाएगा 12%। अब धीरे धीरे करके 37% पे चला गया वैसा। इसलिए फिर ये पासपोर्ट लेके दूसरे देश चले जाते हैं लोग, इतना टैक्स भरना पड़ेगा तो क्या करेंगे। चलो आगे कुछ कैलकुलेशन और देखें। टोटल इनकम हमने 6 करोड़ रुपीस ये देखी थी, जो एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। अब उसकी बात भी कर ही लेते हैं, यहीं से थोड़ा बहुत एग्जांपल में मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर देख लेते हैं। इसके इस बेसिस पे तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम मैं चेंज कर रहा हूँ, बट बाकी के नंबर्स काम आ जाएंगे, वैसा कुछ करते हैं। टोटल इनकम ना 5 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर रख रहा हूँ, 5 करोड़ 10 lakhs, ये है अपनी टोटल इनकम। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन में चेंज आएगा वो यहाँ से आने वाला है, बाकी तो सेम रहेगा। तो एक बार चेंज करके देखते हैं। पहला ब्लॉक तो 0, ये 12,500, ये 1 लाख, ये कितना आ रहा है जरा देखना नहीं पर 10 लाख से लेके 5 करोड़ 10 लाख तक, 5 करोड़ का गैप हो गया। 5 करोड़ पे 30% मतलब 1.5 करोड़ होगा, तो ये आपका आ रहा होगा 1.5 करोड़। टोटल कर लो 151, 12,500 ये आ रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज का रेट सेम 37%। सरचार्ज के साथ कितना अमाउंट बन रहा है टोटली बता दो। दिस प्लस 37% कितना होगा, 2 करोड़ 7 लाख। आगे 4,125, सही है ये अमाउंट। ठीक, अभी अपने सेस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि रिलीफ वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना है। अब पॉइंट ये है कि ये जो 5 करोड़ 10 लाख की इनकम है, अगर ये 5 करोड़ 10 लाख के बदले एग्जैक्टली 5 करोड़ होती तो क्या फर्क पड़ता, कुछ डिफरेंस आता कैलकुलेशन में। उस पॉइंट पे अपने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, उसको 5 करोड़ बना देते हैं। एक बार गिन के देखते हैं ये चेंज हो जाएगा, कितना आएगा जरा देखो। 4 करोड़ 90 लाख पे 30%, ठीक है 1 करोड़ 47 लाख। टोटल कितना बनेगा 148 और फिर 12,500, ठीक है डन। सरचार्ज लगेगा इसमें कि नहीं लगेगा, एग्जैक्ट 5 करोड़ है, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, या कम रेट पे लगेगा या लगेगा ही नहीं। 5 करोड़ पे है सरचार्ज, कितना 25% लगेगा तो सही ना, परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। लगा के देख, इसका 25% कितना होगा, टोटल बता दो पहले। 15,625, ठीक है ये आ रहा है, ये समझ आया। 25% सरचार्ज तो देना ही है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है ये समझना, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मार्जिनल रिलीफ में इन्होंने ऐसा बोला कि देखो अगर आपने एग्जैक्ट 5 करोड़ की कमाई दिखाई होती तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी होती। आपने अपनी कमाई 10 लाख रुपए बढ़ा के दिखा दी, जो एक्चुअल में है 5 करोड़ 10 लाख, अपनी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई ना। कितनी बढ़ी वो देखो, 10 लाख से कमाई बढ़ी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, 22 लाख समथिंग, अप्रोक्स मान लेते हैं 22 लाख जैसी बढ़ गई। ये फेयर है क्या, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए और 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो,
बाकी का 12 लाख तो जेब से देना पड़ रहा है। तो टैक्स का मतलब क्या होता है, जितना मैंने कमाया उसका एक हिस्सा सरकार को दे रहा हूँ, ये तो उससे ज्यादा हो रहा है। 10 लाख कमा के 22 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ, ये कौन सा कैलकुलेशन है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इस सरचार्ज की वजह से। ठीक है, तो जहां ये सरचार्ज की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इंक्रीमेंटल इनकम से इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब रिलीफ क्या होता है वो समझो, कॉमन सेंस लगाते हैं। आपने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए 5 करोड़ के ऊपर, अगर सरकार इसमें से आपसे टैक्स मांगती है तो कितना टैक्स दोगे आप? कुछ तो पे करना पड़ेगा, 5%, 10%, फुल बार्गेनिंग, 20%, 30%। सरकार मैक्सिमम, आप क्या बोलोगे भाई स्लैब रेट भी तो 30% होता है, ज्यादा से ज्यादा 30% देंगे, इससे ऊपर नहीं। अब कोई गन पॉइंट पे पैसे मांगे तो आपसे, बंदूक रख दी सामने, अब क्या बोलोगे? पूरे सारे ले जाओ, जान से ज्यादा थोड़ी ना है, ठीक है, रहे तो और कमा लेंगे। तो पूरे 10 लाख दे दोगे, सरकार बोल रही इससे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, अब क्या बोलोगे? भाई गोली मार दो, ये तो नहीं चलेगा। 10 लाख रुपए कमाओ, 22 लाख रुपए भरो, इससे अच्छा अभी मार दो ना, बार बार क्यों पैसे भरता रहूंगा। तो मैक्सिमम, मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए अगर आपने कमाए हैं तो मैक्सिमम कोई मांगेगा तो 100% पे कर सकते हो, उससे ज्यादा तो पे नहीं करोगे ना। तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट इसी बेस पे काम करता है। वहां पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी जो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी है जो आपने यहाँ पे गिनी ना अप्रोक्सीमेटली, अब एग्जैक्ट नंबर बता दो एक बार इसका डिफरेंस। 21 लाख कितना आ रहा था? 500 ये आ रहा था। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी है 21,88,500, जो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंटल इनकम। पर इसके सामने आपने इंक्रीमेंटल इनकम कितनी कमाई? 10 लाख रुपए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको बोलेगी कि 10 लाख आपने कमाया है, इसमें से ज्यादा आप कितना टैक्स भरोगे? तो मैक्सिमम गन पॉइंट पे 10 लाख भरेंगे, उससे ऊपर तो भरेंगे नहीं। बट इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो तो आप नहीं पे करोगे ना, फिर तो आप बोलो गोली मार दो, नहीं देने मुझे पैसे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है वो कितना है? 11,88,000। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। इतना रिलीफ आपको मिलेगा, तो ये बहुत मेहरबानी नहीं कर रहे आपके ऊपर। 10 लाख पूरे लेके जा रहे हैं, बेशरम तो है ही, समझ आ रहा है? 10 लाख तो पूरे ले गए, उसके ऊपर का पैसा उनको मांगने का कोई बहाना नहीं मिला, मजबूरी में आपको रिलीफ देना पड़ा है। बड़े भारी मन से उन्होंने आपको रिलीफ दिया है, देना पड़ा, इसके लिए उनको कोई एक्सक्यूज नहीं मिला। समझ आ रहा है? अच्छा, आप कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, फिर फाइनली टैक्स कितना भरना है। अपनी एक्चुअल कमाई तो ये थी ना, हम तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए 5 करोड़ गिन रहे थे, तो यहाँ तक तो आ गए थे 2 करोड़ 7 लाख वाला अमाउंट। इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ 2 करोड़ 7 लाख 4,125। इसमें से आपको मिलेगा रिलीफ। रिलीफ तो क्या है अभी, ठीक है, माइनस करो कितना बच रहा है? 1,95,50,625। ठीक है, अब अगर आप इस अमाउंट को इससे कंपेयर करो, कितना डिफरेंस है? 10 लाख रुपए। ये वही 10 लाख है जो आपने ऊपर कमाए, ले गए पूरे 10 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है? 1 करोड़ 95 लाख पे आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब ये रिलीफ माइनस हो चुका है, अब बचा क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो बाकी है भाई, लास्ट में आता है। तुम सब अपना अपना देख लो, फिर मैं आऊँगा। 4% तो लगेगा इसमें, 4% प्लस करके जो अमाउंट बनेगा वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। राउंड ऑफ कर देना 10 रुपीज के मल्टीपल में, एज इफ के कोई बहुत फर्क पड़ रहा है, बट ठीक है, राउंड ऑफ। हाँ, अगर आ गया बाई डिफॉल्ट तो ठीक है, नहीं आया, सपोज 625 आया, ऐसा कुछ आया, तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बोलो, कुछ समझ आ रहा है? कमाने इतने पैसे, तो 5 करोड़ 10 लाख रुपए अगर आपने कमाए हैं तो इतना सरचार्ज है, उसमें से इतना रिलीफ है, और बाकी फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के फाइनली ये अमाउंट आपको पे करना है। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए आपका टैक्स चला गया 5 करोड़ 10 लाख में से, वही 40% का रेशियो आ रहा है। क्लियर? ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है ना, उसको मैंने एज अ फॉर्मूला बना दिया है। ये एक ऐसी चीज है, रटने वाली चीज नहीं है, लॉजिक वाली चीज है। आप अगर लॉजिक याद रखोगे ना तो एग्जाम में कुछ भी आया आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन सेंस है, मैंने 10 लाख एक्स्ट्रा कमाए हैं तो मैक्सिमम मैं 10 लाख रुपए टैक्स भरूंगा, उससे ऊपर अगर मुझसे मांगा जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सरचार्ज प्रॉब्लम, तो डिफरेंस का जो रिलीफ तो है वो तो मुझे चाहिए, तो वो रिलीफ आप यहाँ पे क्लेम कर लो, बाकी का टैक्स पे कर दो। इन शॉर्ट आपको 10 लाख पूरे चले गए। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना हो तो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिलीफ है, नेगेटिव आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो रिलीफ नहीं है। सिंपल। तो आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, तो इसको रटने वाली कोई बात नहीं, लॉजिक क्लियर है। बोलो, समझ आए मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? और भी सम्स करवाता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा, बट अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोल दो, ये अगला सम फिर आपको ही गिनना है।
क्लियर, समझ आई? तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ लिखना है किसी को, नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लो, फिर घर पे आप रिवाइज करोगे, अगला सम देखोगे तो फिर रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए। हो गया, नोट कर लिया? देखिए अगला क्वेश्चन, डेटा चेंज कर देते हैं। असेसी एजेड 40 ईयर्स, अगेन रेसिडेंट इंडिविजुअल, जीरो हटा देता हूँ कैलकुलेशन में, और क्या। टोटल इनकम, अपना केस ये वाला है, टोटल इनकम जो है लेट इट बी 51 लैक्स, ठीक है, और एज 40 ईयर्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 51 लैक्स है। अगर ये सिचुएशन है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टार्ट करो आप।
51 लाख पे गिनो कितना आ रहा है। ये सब चीजें सेम ही रहने वाली है। लास्ट वाला जो ब्लॉक है 10 लाख से 51 लाख, उस पर 30% कितना होगा? 12,30,000 प्लस कर लो 13,42,500 ये आ रहा है। सरचार्ज लगेगा, देख लो रेट्स कितना लगेगा, 10%। 10% सरचार्ज, 10% किस पे? टैक्स लायबिलिटी पे। 1,34,250 टोटल करके देख लो कितना बन रहा है। 14,750 आगे। ठीक है, अब क्योंकि सरचार्ज है रिलीफ चेक करना पड़ेगा। रिलीफ कब चेक करना है कब नहीं ना, उसके लिए एक सिंपल लॉजिक समझ लो। एक है ना चेक पॉइंट, जैसा मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पे सरचार्ज का रेट चेंज होता है, इनको चेक पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। 0 to 50 लाख में कोई सरचार्ज नहीं है। इस रेंज में 10% सरचार्ज है, इसमें 15, इसमें 25 और यहाँ पे 37, ये अपन ने देखा। अब देखो ये जो पॉइंट है 50 लाख, ये पॉइंट है 1 करोड़, 2 CR, 5 CR, ये चेक पॉइंट्स है। इनके राइट साइड पे थोड़ी सी इनकम बढ़ते ही सरचार्ज आ जाता है या तो रेट चेंज हो जाता है। तो हमें इन्हीं पॉइंट्स पे मार्जिन रिलीफ चेक करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैंने एग्जांपल 51 लाख लिया है, तो 50 लाख से थोड़ा सा सरप्लस है 51 लाख। अगर एग्जैक्ट 50 लाख इनकम होती तो सरचार्ज आता नहीं, 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर है तो सरचार्ज आ गया। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिनल रिलीफ वाली बात आ सकती है। तो इसी से पता चल जाता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम इन चेक पॉइंट्स के थोड़ा सा राइट साइड पे है, थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे 1 करोड़ से 2-4 लाख, 5 लाख ऊपर हो गई, 10 लाख ऊपर हो गई, 2 करोड़ में भी वैसे ही, 5 में भी वैसे ही, तो रिलीफ के चांसेस बनते हैं। बट अगर मान लो आपकी इनकम कुछ ज्यादा ही दूर है इस पॉइंट से, 50 to 1 करोड़ है, सपोज आपकी इनकम ना 81 लाख है, तो इतने दूर वाले पॉइंट पे मार्जिन रिलीफ नहीं आने वाला है, ये 50 लाख के आसपास ही आएगा। बट अब कितना पास में आएगा वो मैं आपको ना लर्न नहीं करा सकता कि चलो सर एक बार गिन के देख लेते हैं, पता चल ही जाएगा किस अमाउंट के उस तरफ जाते ही रिलीफ का पॉइंट आता ही नहीं है, तो गिनना नहीं पड़ेगा, वैसा नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि अपने पास असेसी की बहुत सारी कैटेगरी है। ये तो अभी नॉर्मल असेसी 40 साल का है, अब यही 40 का 60 करूंगा तो स्लैब रेट चेंज, कैलकुलेशन चेंज, 80 प्लस करूंगा फिर से स्लैब रेट चेंज, तो आप कितना लर्न करके जाओगे। और ये एक चेक पॉइंट होता तो बात भी अलग थी, चेक पॉइंट भी तो 4 है, फिर तो मैं वो कितने अमाउंट रटा के भेजूंगा। ऐसे अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 20-25 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो आप वो नंबर ऐसे याद करके नहीं जा सकते कि 52 लाख है कि 53 लाख है, पॉसिबल नहीं। इससे बेटर है गिनना सीख लो, ईजी रहेगा, वो हर सम में अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए अपने क्या कर रहे हैं, चेक पॉइंट पकड़ रहे हैं कि 51 लाख पे सरचार्ज आ रहा है, तो बाई डिफॉल्ट है कि हम 50 लाख पे एक बार गिन के देखेंगे। अगर टोटल इनकम 50 लाख होती ये पॉइंट पे, तो क्या चेंज आता, क्या रिलीफ की कोई जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती। और 50 लाख पे भी गिन लेते हैं, ये तो सेम ही रहने वाला है। 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में यहाँ 12 लाख हो जाए, तो 2-4 सम गिनोगे ना, आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं। इसका टोटल करो। अब बोलो यहाँ सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अपने कंपेयर डायरेक्टली करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 50 लाख के बदले इनकम 51 लाख हो गई, 1 लाख रुपए मेरी इनकम बढ़ाई, टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 164,250। तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेट में। और इनकम बढ़ी थी सिर्फ 1 लाख रुपए से, ज्यादा नहीं हो गया, जितना कमाया उससे ज्यादा टैक्स जा रहा है ना, तो बाकी का डिफरेंस का अमाउंट क्या है? रिलीफ। ये आपको मिल गया रिलीफ। अब ये रिलीफ मिलेगा कहाँ से? एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी में से। तो इसमें से माइनस कर दो 64,250, डिफरेंस कितना बचा? 14,12,500। इस पे आ जाएगा आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो टोटल बन रहा है वो लगा दो, फाइनल आंसर। समझ आए? तो ये फॉर्मेट है, इस तरीके से रिलीफ कैलकुलेट करना होता है। फाइनली जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर, मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड ऑफ कर देना, ये पॉइंट। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें?
अब अगर एग्जाम में और कोई सम आया 1 करोड़ 2 लाख रुपए इनकम है, 2 करोड़ 5 लाख रुपए इनकम है, तो सेम लॉजिक से आपको गिनना पड़ेगा कंपैरिजन करके, ताकि रिलीफ पता चल जाए। अब ये उल्टे नंबर होते और आंसर नेगेटिव में आ रहा होता तो रिलीफ नहीं मिलेगा, जरूरत ही नहीं है, जो चल रहा है वो सही है। ठीक है, तो ये रिलीफ वाला पॉइंट भी कवर, सरचार्ज भी आ गया। जब भी सरचार्ज आएगा तभी मार्जिनल रिलीफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी हमने देख लिया, तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। बाकी चीजें अब मैं ऐड ऑन करा देता हूँ। एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है अभी तक जो इसमें सीखा उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। जो स्लैब रेट है उसमें जो दूसरे स्लैब रेट है ना अपना सीनियर सिटीजन वाले, ये स्लैब रेट का बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं। वो आप टेबल में देख सकते हो, पेज 9 पे जो ये टेबल दे रखा है 0 to 3 लाख वाला और 0 to 2.5 लाख वाला, जो पहला टेबल है ना उसके टाइटल में लिखा है फॉर एनी इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, है ना। सेकेंड टेबल में देखो फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इसका सिंपल मतलब ये कि अगर सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट है तो उसको 3 लाख वाले स्लैब का फायदा नहीं मिलता है, बट ये वाला तो मिलेगा ना, ये सबके लिए 2.5 लाख मिलेगा बट 3 लाख वाला नहीं मिलेगा। सेम सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, सेम स्कीम, उसमें भी अगर वो रेसिडेंट है तो, अगर नॉन रेसिडेंट है तो 5 लाख वाला स्लैब नहीं है, वही 2.5 लाख वाला स्लैब उसके लिए रहेगा। अब सम गिनते टाइम बहुत बार अपन एसएससी के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, बस एज देख लेते हैं 65 ईयर्स, सीधा 3 लाख का स्लैब लगा दिया, सम वही गलत हो गया, तो वहाँ पे आंसर आपका मैच ही नहीं होने वाला। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, इस पॉइंट पे मिस्टेक हो जाती है, इसके पहले ही बता रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट पेज पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सरचार्ज, रिलीफ, ये सब कवर हो चुका है एक इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल्स को लेके एक सेक्शन है, वही लास्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है 87 कैपिटल ए, तो एक बार वो करवा देता हूँ, तो इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो सब कवर हो जाएंगी। सेक्शन है 87 ए, इसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट का सिंपल मतलब है डिस्काउंट। अब ये किसको मिलेगा? स्मॉल एसएससी, लोअर इनकम ग्रुप, जिसके टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। कंडीशन ऐसी है कि आप हो रेसिडेंट इंडिविजुअल और आपकी जो टोटल इनकम है दैट इज मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, उससे ज्यादा आपकी टोटल इनकम नहीं है। तो अगर 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम आप कमा रहे हो तो आपके टैक्स लायबिलिटी में आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अप टू 12,500 रुपीज वैसे बोला है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपकी टोटल इनकम जो है वो 4 लाख रुपए ऐसा मान लेते हैं, तो 4 लाख रुपए पे स्लैब रेट के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? ये वाले ब्लॉक में 0, 2.5 से 4 लाख पे 5%, 1.5 लाख पे 5% गिनोगे तो आएगा 7,500, यही हो गई टोटल लायबिलिटी। इसमें से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू ₹12,500, तो आपका तो टैक्स लायबिलिटी उससे कम है, तो पूरा डिस्काउंट हो गया ना 7,500 रुपये, तो टैक्स कितना बना? 0। समझ आए? अब इसको अगर मैं 5 लाख रुपए पे ले जाऊं टोटल इनकम को, तो 5 लाख रुपए पे आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है 12,500, ये आपको पता ही है, तो 12,500 पूरा डिस्काउंट हो जाता है। नहीं, वो दो अलग पॉइंट्स, ऊपर फर्स्ट पॉइंट में 5 लाख भी है और नीचे एक पॉइंट में 7 लाख है। आप अभी 5 लाख वाले पे फोकस करो स्टार्टिंग। एक मिनट, अच्छा इसमें भी नहीं, वो कुछ एरर है, रुक जाओ, वो अमेंडमेंट कर रहे थे ना इसलिए, नीचे नोट में है वो, मैं उससे क्लियर करा देता हूँ। हाँ, वो ऊपर का 7 लाख आप उसको चेंज करना पड़ेगा, वो 5 लाख ही है। जो नीचे इंपॉर्टेंट नोट करके दिया है ना उसमें 2 पॉइंट्स है, वो एक्चुअली मैं पहले अमेंडमेंट कर रहा था तो मैंने 7 कर दिया, फिर उसको ठीक करना रह गया। जो ऊपर बोल्ड में 7 लाख लिखा है आप उसको 5 लाख कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। 5 लाख ही है, 7 लाख नहीं, जो यहाँ बता रहा हूँ वही है। अब जो नोट है ना, नोट में आपको 2 पॉइंट्स दिखेंगे 1 और 2। 1 में लिखा है इन केस ऑफ टैक्स पेएबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, तो ये जो अभी आपको बता रहा हूँ नॉर्मल प्रोविजंस है, उसमें 5 लाख है। और एक स्पेशल केस आता है उसको बोलते हैं 115 BAC, वो सेक्शन अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, उस केस में 87 लाख, बट दैट इज अ स्पेशल प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन है, वो स्पेशल वाला है, जनरल में 5 लाख है, तो इसलिए मैंने बोला ऊपर जो 7 लिखा है स्टार्टिंग में आप उसको 5 कर दो।
वो मेरी मिस्टेक है, उसमें मैंने पहले 7 किया था, फिर मुझे चेंज करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। समझ आ रहा है? तो 5 लाख रुपीज अगर आपकी टोटल इनकम है तो ये कंडीशन आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो। अच्छा, जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाएगी, आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे, तो फिर आपका पूरा टैक्स लगेगा जैसे लगता है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम दिखाने वालों की नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाती है जीरो। इसलिए आपने कहीं सुना भी होगा कि 5 लाख रुपए तक तो टैक्स आता नहीं है, वो इस रीजन से नहीं आता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, किसी की इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से थोड़ी सी ऊपर आ रही हो, 10,000 15,000 प्लस आ रही है, तो फिर वो क्या करता है, उसको 5 लाख तक लेके आ जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ डिडक्शन क्लेम करके, या कुछ इनकम कैश में दिखा के कि बुक से गायब करो। क्योंकि 5 लाख के बदले अगर आपकी इनकम 5,10,000 हो गई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में कितना फर्क पड़ेगा आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 12,500 तक तो जाएगा ही। ये ऊपर का जो 10,000 है ना, वो तीसरे स्लैब में जाएगा 20% वाले में। तो 10,000 पे 20% मतलब कितना, 2,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 14,500। समझ आ रहा है? जहाँ जीरो टैक्स आ रहा है वहाँ 15,000 टैक्स आ जाएगा। तो इससे तो बेटर है 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट ही कर दो, म्यूचुअल फंड ले लो, 5 लाख के नीचे ले आओ, 10,000 रहेंगे भी इन्वेस्टेड और आपका 15,000 टैक्स भी तो बच जाएगा। तो लोग, मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में ये 5 लाख वाला सेक्शन यूज करते हैं। तो मैं आपको जो स्टार्टिंग में कल बता रहा था कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जीरो टैक्स वाला रिटर्न फाइल करते हैं, वो यही करते हैं, टोटल इनकम 5 लाख के आसपास बता देते हैं, टैक्स लायबिलिटी जीरो, रिटर्न भर दिया लेकिन टैक्स में कुछ पे नहीं करना है। सो दिस इज कॉल्ड रिबेट या डिस्काउंट। अब सेक्शन में इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है, जो ड्राफ्टिंग है उसमें ऐसा लिखा है, रिबेट विल बी आइदर 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। बहुत सही तरीके से लिखा है वो। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता कि हाँ भाई 12,500 का डिस्काउंट ले लेना, बात खत्म, तो पता क्या होता, ये आप यहाँ पे आप कैशबैक मांगते, भाई मेरा तो टैक्स 7,500 ही बन रहा है, 12,500 का डिस्काउंट बोला है, मैं तो वसूल करूंगा, 7,500 माइनस कर लो, बाकी 5,000 रिफंड दे दो। तो सरकार से आप टैक्स चार्ज करना शुरू कर देते, फिर सब लोग रिटर्न भरते, सब लोग ये रिफंड क्लेम करते, सरकार टैक्स भर रही होती पब्लिक को, सिर्फ एक ड्राफ्टिंग की वजह से। तो यहाँ क्लियर लिखा है अप टू 12,500, मैंने तो पहले ही बोल दिया, इन्होंने लिखा है 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो उस हिसाब से यहाँ 7,500 माइनस उसके ऊपर के 5,000 की बात मत करना। समझ आए? तो ड्राफ्टिंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, यहाँ से समझ में आ रहा है, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स को लेके सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए, सरचार्ज, रिलीफ, रिबेट, स्लैब रेट्स, सीनियर सिटीजन सब कवर हो गए। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर है सारे पॉइंट्स? अब कल आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें फर्म, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, वो सब के ऊपर बात करेंगे, उसमें पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।